नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों से हम बीपीएससी 71वीं मेंस के को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और आईआर के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम भारत और बांग्लादेश संबंध को देखेंगे, जिसमें हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी देखेंगे और जिसमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य भी देखेंगे और क्या महत्व रखता है भारत के लिए बांग्लादेश विदेश नीति में, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश की अगर भौगोलिक स्थिति देखिएगा तो निश्चित रूप से ये वाला एरिया जिसको चिकन नेक कहा जाता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि स्थल मार्ग से जुड़ने का खासकर पूर्वोत्तर के जो राज्य है वो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। उसके अलावा देखिएगा कि अगर आप बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति देखें तो भारतीय राज्यों के लगभग 3 ओर से घिरा हुआ है। तो काफ़ी अहम और काफ़ी जो है निर्णायक भौगोलिक स्थिति बांग्लादेश की भारत में है। अभी चूंकि हम जानते हैं कि 1947 में जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो इस वाले एरिया को जो कहा जाता था, जो बांग्लादेश का एरिया है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और इस वाले एरिया को जो पाकिस्तान का है उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। यहाँ एक चीज क्या थी कि पश्चिमी पाकिस्तान जनरली जो है सिंध और पंजाबी कल्चर के ज़्यादा करीब थे, और पूर्वी पाकिस्तान जो है वो खासकर बंगाली कल्चर के ज़्यादा करीब थे। तो दोनों में कन्फ्लिक्टेड भी हुई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती रहे, चलते रहा, और अक्सर जो है दोनों के बीच विवाद निकलकर सामने आया। उसी में हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति थे शेख मुजीबुर रहमान। ये बांग्लादेश में 1970 में चुनाव जीते और पाकिस्तान के पूर्वी प्रांत के रूप में था। तो इनको जो है बांग्लादेश का जो उस समय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था, सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया गया था, बल्कि उसको बनाया नहीं गया था वहां का जो मुख्यमंत्री है या प्रशासक के तौर पे। तो जिसके कारण देखिएगा कि ये क्या होता है कि मुक्ति वाहिनी सेना का गठन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं मुक्ति वाहिनी सेना, और एक तरह से पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए एक तरह से उस क्षेत्र को बांग्लादेश नाम दिया गया। एक संघर्ष चलता है जो 1971 में भारतीय सेना के मदद से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं सरेंडर करता है। वो इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर था, जहां पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया और एक पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में, पृथक राज्य के रूप में मान्यता मिली, पृथक देश के रूप में। और भारत सबसे पहला देश था जिसने बांग्लादेश को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। तो इस तरह से बांग्लादेश का जो उदय हुआ, तो हम देखते हैं कि अगर भारत बांग्लादेश संबंधों की बात करें तो निश्चित रूप से कई उतार चढ़ाव देखने को मिला है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने संयम भी बरता है, कई मौकों पर भारत ने समझदारी भी दिखाई है, लेकिन अगर जो गहराई, जो स्थिरता भारत और बांग्लादेश संबंधों में शेख हसीना के समय था, वो अन्य समय नहीं देखने को मिलता है। तो इसके पीछे हम लोग दो चीज देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने, जिसको कि बोला जाता है कि बांग्लादेश का जो है बंगबंधु या फिर बांग्लादेश का राष्ट्रपिता, और इस टाइप के उपाधियों से उनको सम्मानित किया जाता है। तो वो जब प्रधानमंत्री बने तो मात्र 3 साल के भीतर ही बांग्लादेश में 1975 में सैनिक शासन लागू हो गया। और जैसे ही सैनिक शासन लागू हुआ तो उसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है एक तरह से उतार चढ़ाव भरे रहे।
कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का वहाँ एक इन्फ्लुएंस था बांग्लादेश में, क्योंकि भले ही आज़ादी मिल गए हो लेकिन कुछ ऐसी लोग वहाँ मौजूद थे, कुछ ऐसी वहाँ इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसे समूह, खासकर जो अभी हम जमात बोलते हैं, वो प्रो पाकिस्तान या पाकिस्तान को चाहने वाले थे। तो 1990 तक का समय जो है उतार चढ़ाव बड़ा रहा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से बांग्लादेश में दो दल उभरते हैं। एक है अवामी लीग जो मूलतः शेख मुजीबुर रहमान का जो है वो पार्टी था, और इनकी नेता को शेख हसीना अभी बहुत ही चर्चित नेता है। और एक जो अभी हम लोगों ने चुनाव में देखा बीएनपी दो, ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ठीक है, इनका संस्थापक जिया उर रहमान था, ठीक है, और इनकी जो प्रमुख नेता थी जिया उर रहमान की पत्नी बेगम खालिदा जिया, ठीक है, खालिदा जिया। तो यहां देखा गया कि 1990 से लेकर 2008 तक, 1990 से लेकर 2008 तक लगभग इन्हीं दोनों प्रधानमंत्रियों ने, खासकर शेख हसीना हो या खालिदा जिया हो, इन्हीं दोनों ने बारी बारी से शासन किया। इस दौरान एक चीज इंपॉर्टेंट था कि जब अवामी लीग का शासन आता था तो इंडिया के साथ रिश्ते काफी अच्छे होते थे, क्योंकि अवामी लीग जो है कहीं ना कहीं इंडिया के साथ बेहतर रिश्ते रखने को प्राथमिकता देते थे। तो वही जो है बीएनपी जिया उर रहमान की पार्टी जो थी वो बांग्लादेश में पाकिस्तानी प्रभाव कहो या कट्टरपंथ कहो या फिर कहो चीन के प्रभाव को भी सक्षम रूप से देखते थे। और अभी जो 2001 से 2006 जो बीएनपी और इसका शासन रहा था, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा दौर था जब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते काफी निम्नतम स्तर पर थे। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो 2008 के बाद जो है वो अवामी लीग की बड़ी जीत होती है 2008-9 में, और उसके बाद से लगातार जो है 2024 के चुनाव में भी इनकी जीत हुई, और 15-16 साल का एक बढ़िया पीरियड मिला था शेख हसीना को, ठीक है, शेख हसीना को। तो निश्चित रूप से इसका बेहतर प्रभाव भारत और बांग्लादेश संबंधों पर पड़ा। जैसे हम लोग जानते हैं कि सोमा भूमि समझौता, सोमा संविधान संशोधन के माध्यम से जो इनक्लेव का आदान प्रदान हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था। ऊर्जा हो, व्यापार हो, पर्यटन हो, कनेक्टिविटी हो। तो भारत और बांग्लादेश का संबंध जो है 2014 से 2024 के बीच एक स्वर्णिम काल का समय माना जाता है दोनों के संबंधों में। तो कहीं ना कहीं जो बेहतर रिश्ते थे वो निकल कर सामने आए। 2014 के बाद हम लोगों ने देखा कि अगस्त में क्रांति हुई, और अगस्त क्रांति के बाद जो है शेख हसीना को भारत में शरण लेना पड़ा, और उसके बाद जो है यहाँ मोहम्मद यूनिस की अस्थाई सरकार बनी। तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये सरकार बहुत वहाँ की जनता को खुश करने के लिए या उत्पाती जो लोग या समूह थे उनको खुश करने के लिए भारत विरोधी बयान, भारत विरोधी कार्य या फिर जो है अनावश्यक वाद विवाद को बढ़ावा दिया, जिसका कि काफी बुरा प्रभाव भारत और बांग्लादेश संबंधों पर पड़ा। और कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है निम्नतम स्तर पर पहुंच जाए। अगर एक मोटा मोटी हम लोग भारत और बांग्लादेश संबंधों की रूपरेखा को अगर निर्धारित करेंगे तो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की अहम भूमिका थी। शुरुआती दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कुछ अच्छा समय रहा। उसके बाद 15 साल सैनिक शासन के दौरान उतार चढ़ाव देखा गया। फिर हम लोग देखते हैं कि बीएनपी और अवामी लीग के जो मुख्य दो दल थे उनके साथ जो संबंधों में उतार चढ़ाव रहा, और 2008-9 के बाद संबंधों की स्थिरता जो है काफी बड़े पैमाने पर देखी गई, जिसके दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में एक पड़ोसी देश के नाते बहुत ही बेहतरीन और स्वर्णिम काल देखा। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां का छात्र आंदोलन जो हुआ था और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उसका जो है बुरा प्रभाव यूनिस शासन के दौरान जो अस्थायी सरकार का गठन हुआ था उसमें हम लोगों को देखने को मिला था। तो इसके बाद हम लोग जो आते हैं वो अभी आते हैं
कि अब जो है अगर आप, हमारा लक्ष्य क्या होता है कि अगर हम कोई भी वीडियो देख रहे हैं या किसी भी तरह से कोई अपना समय यहाँ दे रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य क्या होता है, हम इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि 71वीं या 72वीं में अगर बांग्लादेश से भविष्य में भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको बेहतर तरीके से लिख सके। तो हमारे वीडियो के पहले पार्ट में भारत और बांग्लादेश की जो ऐतिहासिक, जो भारत और बांग्लादेश की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसको समझाने का प्रयास किया गया है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संबंधों की। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अब क्वेश्चन पे आएंगे कि 2024 को जो वहां पे क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे, क्रांति के कारण। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शेख हसीना का जो पतन हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद भारत के लिए क्या चुनौतियां हो गई शेख हसीना के पतन के बाद, और अभी जो नई सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार का गठन बीएनपी के नेतृत्व में, उसके साथ भारत के लिए क्या चैलेंजेज है, और उसके बाद जो है भारत की आगामी रणनीति क्या होगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश और भारत के संबंधों में जो है ये सारा एंगल हम लोग जब देख लेंगे तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आएगा कि आगे क्या लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछेगा तो डायमेंशन में पूछता है और हमारे पास लिमिटेड 20-21 मिनट का समय होता है। तो अगर हम जितना बारीकी से, जितना सही से चीज़ों को समझ पाए तो हम और बेहतर आंसर लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपसे बांग्लादेश के क्रांति के पीछे कारण पूछे तो आपके पास 3-4-5 वैलिड पॉइंट होना चाहिए, उससे आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद ये सब बेसिस पे अगर किसी भी एंगल में प्रश्न को मूव करेगा तो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ एक चीज और देख सकते हैं हम लोग, भारतीय विदेश नीति में बांग्लादेश का महत्व, भारतीय विदेश नीति में बांग्लादेश का महत्व। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर आएंगे। ठीक है, तो देखिए कभी भी आपको बताना हो तो कुछ ऐसे की चीजें होती है जो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश को अलग और स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। ठीक है, दिसंबर 1971 में स्वतंत्रता के बाद तुरंत राजनीतिक संबंध स्थापित किए। भारत के संबंध सभ्यतागत, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है, भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं दोनों मिलकर, और खासकर असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो देखिए, जैसे अगर भारत के किसी भाग में कोई चीज भेजना हो, मान लीजिए यहाँ से कुछ चीज भेजना हो, तो ये चिकन नेक होते हुए इधर से मेघालय, असम या इस पार्ट में आएगा। और वही अगर बंगाल से हम लोग डायरेक्ट जल मार्ग से भेजेंगे तो ये जल्दी आएगा। तो कनेक्टिविटी के भी मामले में हम लोग देख रहे हैं कि बेहतर तरीके से आ सकता है, और बांग्लादेश के साथ अगर हम बेहतर सहयोग रखेंगे तो कनेक्टिविटी हमारा खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में काफी बेहतर होगा। इसमें आगे अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसके कारण है, क्या निकलकर सामने आता है। ठीक है, तो देखिए बांग्लादेश के राजनीतिक संकट का कारण क्या था। कहीं भी जो राजनीतिक संकट का कारण होता है वो एक दिन का परिणाम नहीं होता है, बल्कि वो एक संचित रोष होता है, संचित असंतोष होता है, जिसे कई बार विदेशी ताकतें हो या कुछ अलगाववादी, उन्मादी ताकत हो, वो हवा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शासन की जड़ में वो चीजें मौजूद होती है जो सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करती है, तभी जनता सड़कों पर आती है। तो बांग्लादेश के लिए एक सबसे बड़ा इशू क्या था कि चुनाव में धांधली, 2024 के चुनाव में धांधली का आरोप लगा, निरंकुश शासन, कपड़ा उद्योगों में कोविड-19, जैसा कि हम लोग जानते हैं 2020-21 में कोविड-19 के प्रभाव रहा, टका बांग्लादेश की मुद्रे का अवमूल्यन, रोजगार में आदि कमी, और तत्कालिक जो कारण था 30% आरक्षण था। ठीक है, छात्र विरोध क्या था कि जैसे हम लोग देखते हैं
कि भारत में क्या है कि 50% से ऊपर आरक्षण पर जो है सुप्रीम कोर्ट की सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन कई बार राज्य इसका उल्लंघन भी करते हैं। अभी ईडब्ल्यूएस के कारण हम लोग देख रहे हैं। तो उसी तरह से 56% सरकारी पद जो है विभिन्न समूहों के लिए आरक्षित थे। इसमें से एक बड़ा हिस्सा जो था 30% आरक्षण जो है 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बच्चों के लिए आरक्षित था, ठीक है, वंशजों के लिए। तो इसमें क्या देखा गया, जब बच्चों के लिए आरक्षित था तो यहाँ एक चीज क्या है कि पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो कहीं ना कहीं खुली प्रतियोगिता के अभाव में बांग्लादेश के आबादी का एक बड़ा हिस्सा खासकर सिविल सेवा में जो जाना चाहते थे उससे वंचित रह जाते थे, जिसके खिलाफ असंतोष था। इससे पूर्व भी 2018 में छात्र आंदोलन हुआ था, इसी के खिलाफ छात्र आंदोलन हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। लेकिन 2024 में अपने पूर्व के 2028 के फैसले को पलटते हुए 30% के आरक्षण को फिर से लागू कर दिया गया। तो जैसे ही इस आरक्षण को लागू किया गया, सरकार द्वारा इसको लागू कराने का प्रयास किया गया। अब इसके पीछे देखिए क्या एक मेथड है, जैसे कि बांग्लादेश की जो अवामी लीग है वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता सेनानी जो मुजीबुर रहमान है उनकी पार्टी जो है उनसे संबंधित है। तो स्वतंत्रता सेनानी का ज्यादा कोर वोट जो होगा इन्हीं से संबंधित होगा। तो अगर शेख हसीना रहेगी तो निश्चित रूप से वो चाहेगी कि कोर वोटरों को करे, तो इसको लागू करने का प्रयास करेगी। तो इसके खिलाफ जितने और लोग हैं उनको असंतोष होना स्वाभाविक है। उसके बाद देखिएगा अवसरों की कमी। तो जीडीपी वृद्धि दर उससे पूर्व क्या था, बांग्लादेश को हम लोग 2019-20 में जानते थे कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में चुनिंदा राष्ट्र जो 2-3 प्रथम है उसमें बांग्लादेश भी है। लेकिन कोविड के बाद क्या देखा गया कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था की दर जो है काफी कम होने लगी, 3.5% होने लगी, और धीरे धीरे इसमें 2021 में वृद्धि हुई, लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उच्च बेरोजगारी दर, जैसा कि आईएलओ के द्वारा कहा गया है कि बेरोजगारी दर 11 से 12% के आसपास है, जिसके कारण एक असंतोष उभरकर जो बेरोजगारी के खिलाफ निकलकर सामने आया। उसके बाद हम देखते हैं कि अन्य देशों की तरह भी यहाँ भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस की नीति तो अपनाई गई, लेकिन हम लोग देखते हैं क्या कि सरकारी मंत्रियों की मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद घोटाले के बड़े पैमाने पर सामने आया। उसके बाद जो है बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी जो है, खासकर 2-3 जो विभिन्न शरतों के जनसंख्या के सबसे 10% जो धनी लोग थे वो लगभग 41% संपत्ति पर नियंत्रण रखते थे। तो स्वाभाविक है कि जो और लोग हैं उनके प्रति 90% लोगों में असंतोष एक स्वाभाविक भावना के रूप में सामने आएगी। उसके बाद दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं जो शेख हसीना के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट करते थे या आवाज उठाते थे तो उनका दमन भी यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। तो अगर आज आपसे पूछे कि बांग्लादेश में जो उथल पुथल हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, तो मेन रूप से आपको 4 कारण बताना है। पहला आरक्षण प्रणाली, दूसरा अवसरों की कमी, तीसरा भ्रष्टाचार और जो वहां पे भ्रष्टाचार के बाद की स्थिति बनी, और चौथा जो है असहमति का दमन, जो फ्री ऑफ स्पीच था या फिर बोलने की स्वतंत्रता थी, उस टाइप का जो है कहीं ना कहीं प्रयास किया गया उसको रोकने का, जिसके कारण अगस्त में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें माना गया है कि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें भी, खासकर कुछ नाम जॉर्ज सोरोस, अमेरिका, ये सब का आता है कि जो कि चाहते हैं कि दक्षिण एशिया हो या कोई और कंट्री हो, वहां पे उथल पुथल के माध्यम से शासन को जो है एक
अपना फेवर का बनाना, जिसके कारण जो है ये किया गया है। तो अभी पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, खासकर बांग्लादेश में, उसमें विदेशी ताकतों का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ एक दो चीजें गौर करने लायक है कि निश्चित रूप से आंदोलन करना या विरोध जताना आपका संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में विरोध का स्वरूप कैसा होगा, किस ढंग से निर्धारित होगा, क्या भीड़ तय करेगी कि व्यवस्था कैसी होगी, और उस भीड़ को जस्टिफाई किया जाएगा तो क्या आगे भी जब होगा तो वो भीड़ तंत्र ही तय करेगा। लोकतंत्र का कहीं ना कहीं विभत्स चेहरा बांग्लादेश के आंदोलन में देखने को मिला, जहां भीड़ द्वारा बड़े संख्या पे दुकान, मकान और बहुत सारी चीजों को जो है लूटा गया। और आगे चलकर यही जो है हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक को जो लिंचिंग वगैरह का घटनाएं आई उसमें बदल गई। तो कहीं ना कहीं इसका जो लोकतंत्र था वो भीड़ तंत्र के रूप में तब्दील होगा, तो कई सारी समस्याएं उभर कर सामने आएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुनियोजित अभियान मानते हैं, और मोहम्मद यूनिस जो है सितंबर में कहीं ना कहीं जो है सार्वजनिक रूप से उनको एक असमय जो कुछ समय के लिए अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया। अब देखिए इनका क्या काम था कि इनका जो है काम जनरली, इससे पहले हम 3-4 चीज में थोड़ा सा जाएंगे जिससे हमको बांग्लादेश का मूवमेंट और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले क्या था, 1971 के बाद की राजनीतिक व्यवस्था को खत्म करना, खासकर मुक्ति संग्राम और अवामी लीग से जुड़े लोगों को निशाना बनाया गया। प्रतीक और संस्थानों पर जो राष्ट्रीय स्मृति और राजनीति को फिर से लिखने का प्रयास का संकेत देता है। अल्पसंख्यकों का दमन और स्पष्ट इस्लामीकरण, तो हम लोग देखते हैं कि हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों और जो है अहमदिया लोगों को हमलों का सामना करा, जिनमें हत्या, यौन हिंसा, संपत्ति का निशानाश, भूमि हड़पने का आरोप जो है काफी लगा। उसके बाद एक और जो बहुत चर्चा में रहा था, दीपू चंद्र दास द्वारा लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा हत्या की गई थी। उसके बाद देखिए जमाते इस्लामी जो है सत्ता को मजबूत नियंत्रण के तरीके अपनाने के लिए हिंसा और अशांति फैलाई। भीड़ तंत्र जो है भीड़ कार्यालय, अधिकारियों, न्यायाधीशों को तब तक घेरे रहती है जब तक मांगे पूरा नहीं हो जाती है। संस्थागत कदम तो जमाती लोग जो है उनको नौकरशाही या अकादमिक संस्थानों में प्रवेश देना। मीडिया का दमन कि जो आपके खिलाफ बोलेगा ज्यादातर संख्या में जाइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर वहां हो हल्ला कीजिए, तो कहीं ना कहीं वो आपके पक्ष में जो है बोल देगा या ये करेगा। तो ये सब चीजें इस आंदोलन की मुख्य विशेषता थी। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि जिन लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से या संघर्ष के माध्यम से आपके देश को मुक्ति दिलाई है, उसी देश में मात्र कुछ कम समय में ही 50-60 सालों के अंदर उसके हर प्रतीक पे हमला किया जा रहा है, हर चीजों को जलाया जा रहा है, भीड़ के द्वारा तय किया जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा भी कई बार इसकी भर्त्सना की गई, खासकर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कई बार बांग्लादेश के सामने यूनिस सरकार के सामने जो है चैलेंजेस फेस करना पड़ा था इस मामले में। और अभी जब हम देखेंगे कि जो शेख हसीना का पतन था तो उसके बाद जो है क्या स्थितियां उपजी और क्या क्या चैलेंजेस भारत में निकलकर सामने आए। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के लिए अभी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि शेख हसीना के परिवर्तन जो प्रत्यर्पण का सवाल है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पण कर देगा बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश के कोर्ट द्वारा शेख हसीना को जो है कहीं ना कहीं दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। तो उस संदर्भ में भारत का क्या रुख रखता है ये आने वाले दिनों में भी देखा जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में अभी जो बीएनपी की नई सरकार बनी है उसमें भी भारत सरकार और इसकी दशा दिशा तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। उसके बाद आर्थिक अनुन्यासरता को बनाए रखना। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। उसके अलावा भी जो है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में, व्यापार में बांग्लादेश की एक बड़ी भूमिका होती है। कपड़ा उद्योग हो, ऊर्जा हो,
अन्य क्षेत्रों में भी मजबूत संबंध है। उसके अलावा सुरक्षा को बिगड़ने से रोकना, तो सबसे पहले क्या है कि सुरक्षा जो होता है राष्ट्र हित में जो होता है वो सर्वोपरि मुद्दा होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि जब जब जो है म्यांमार में भी जब रोहिंग्या का इशू हुआ था, या फिर नेपाल वाली इशू हो, या बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, तो बड़े पैमाने पर जो है शरणार्थी जो है भारत की तरफ मूव करते, क्योंकि भारत उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना होता है। तो इस स्थिति में भारत के लिए सुरक्षा उपायों को करना बहुत ज़्यादा ये एक चिंता का विषय हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कनेक्टिविटी और विकास परियोजना। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी और विकास परियोजना है वो एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश नागरिक खासकर मेडिकल और पर्यटन के लिए बड़े पैमाने पर भारत आते हैं, और कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के बीच अगर संबंध बिगड़ेगा तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है पर्यटन उद्योग और दोनों देशों के बीच जो लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंध है उस पर भी पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेज है। उसके अलावा हम देखते हैं प्रवास को संवेदनशीलता से प्रतिबंधित करना। तो बांग्लादेश से आर्थिक प्रवास कई भारतीय राज्यों में संवेदनशील बने हुए हैं, जिससे द्विपक्षीय मामलों में टकराव होता है। भारत के लिए एक चुनौती है कि चरमपंथी और अल्पसंख्यक विरोधी प्रवृत्तियों को रोकना। तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक विरोधी खासकर हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी और जो उनके जो है भीड़ के नेतृत्व में हमला करना कहीं ना कहीं भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। उसके बाद राजनीतिक पुनर्गठन से बचना। अगर बांग्लादेश चीन या पाकिस्तान की तरफ ज्यादा मूव कर जाता है तो भारत कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश को जो है खो देगा, और एक रणनीतिक बढ़त जो भारत को मिलता है वो उससे जो वंचित हो सकता है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो यूनिस सरकार का गठन हुआ था, तो यूनिस सरकार ने सबसे पहले एक चाइना यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनिस जब चीन में थे तो बांग्लादेश के तरफ से उनका बयान आया था कि भारत के चिकन नेक को अगर कनेक्टिविटी काट दिया जाए तो पूर्वोत्तर के राज्य जो है भारत से अछूते हो जाएंगे, जिस पर भारत सरकार ने काफी तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए भारत के बंदरगाहों को बांग्लादेश के लिए बंद किया था। जिसके बाद थोड़ा सा बांग्लादेश को अपना हैसियत समझ में आया कि नहीं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाला भी एक मजबूत कदम उठा सकता है। उसके बाद जो है एक चीज आया कि आईपीएल विवाद निकल कर सामने आया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आईपीएल विवाद आया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को जब खरीदा गया खासकर केकेआर के द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को, तो कहीं ना कहीं उसका विरोध भारतीय जनमानस द्वारा किया गया, क्योंकि उसी समय दीपू दास नामक व्यक्ति की हत्या की गई थी, लिंचिंग हुआ था। तो जिसके कारण जो है आईपीएल के कारण उनको हटाना पड़ा केकेआर को, जिसके प्रतिरोध स्वरूप जो है बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा नहीं किया वर्ल्ड कप के दौरान सुरक्षा कारणों से। तो ये भी हुआ। उसके अलावा जो है कई बार अनावश्यक भारत विरोधी बयान, अल्पसंख्यक विरोधी बयान, ये सब आम चीजें थी जो कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को आफ्टर शेख हसीना जो है वो निचले स्तर तक लेकर चला गया, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंता का विषय है। भारत के लिए यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, या फिर अन्य पड़ोसी देश हो, उसके साथ जो है संयम से काम लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो भी मजबूत प्रतिद्वंदी होता है उसको देखना पड़ता है कि हम किस ढंग से इसको टैकल कर सकते हैं। भारत के लिए बांग्लादेश या फिर नेपाल या किसी को अपना बढ़त बनाना या उससे जो है सीमा की सुरक्षा करना या प्रतिबंध लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उससे क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण सहयोगी खो सकता है भारत, जो खासकर दक्षिण एशिया में और एक्ट एशिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इसीलिए भारत जो है कहीं ना कहीं संयम और संवाद के माध्यम से जो है आगे बढ़ता है। उसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश का क्या महत्व है भारत के लिए। तो व्यापार और परिवहन गलियारा खासकर हम लोग पहले में ही देखे हैं कि पूर्वोत्तर में पहुंच के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा सकता है। उसके बाद क्षेत्रीय सुरक्षा जो है, अगर बांग्लादेश का
जो क्षेत्रीय सुरक्षा, यहाँ हम एक चीज जिक्र करना चाहेंगे कि जब शेख हसीना सरकार में थी तो खासकर आतंकवाद के खिलाफ जो वहाँ पे गतिविधियां चल रही थी उस पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, जमात के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाया गया था, कई ऐसी चीजें की गई थी जिससे इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा आई थी, जिसका असर विकास संबंधी कार्यों पर भी देखने को मिला था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है और प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, क्योंकि दक्षिण एशिया जो है वो दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो है व्यापारिक और सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच सक्रिय सहयोग जो है कई ऐसे जगह है, जैसे बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, इसके बाद अन्य जगह पे भी भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध को देखा जाता है। उसके बाद बांग्लादेश जो है चीन और पाकिस्तान को संतुलित करने के का एक महत्वपूर्ण जो है, चीन और पाक को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जो है संबंध है, जिससे अगर भारत के पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध होंगे तो वहाँ पे आतंकवाद हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर तस्करी हो, ये सब चीज़ों पर नियंत्रण करने में आसानी होगी। उसके बाद भारत बांग्लादेश 56 से ज़्यादा नदी का सीमा जो है कहीं ना कहीं जल शेयर करते हैं, सुंदरवन का डेल्टा हो या अन्य चीजें हो, तो कई भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से दोनों देशों के बीच साम्यता है, जिसका प्रगाढ़ता 2014 से 2024 के बीच देखा गया। दुर्भाग्यवश वहां विभिन्न कारणों से छात्र आंदोलन हुआ, जिसका बुरा प्रभाव भारत और बांग्लादेश संबंधों पर पड़ा है। अब जो है आप लोगों के लिए एक चीज है कि फरवरी 2026 में चुनाव हुए, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने हालिया चुनाव में निर्णायक जीत की और भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब देखिए बीएनपी का इतिहास क्या रहा है। बीएनपी का इतिहास, जब 2001 से 2006 में बीएनपी और जमात की सरकार थी तो कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी एक पॉजिटिव चीज क्या है कि बांग्लादेश के तरफ से भी एक साइन आया है, खासकर बीएनपी के तरफ से भी, वो बांग्लादेश के पुनर्निर्माण या बांग्लादेश के विकास के लिए कार्य करना चाहते हैं, भारत विरोधी बयान से बचते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो अभी होने वाले हैं वहाँ इनको जो है बधाई दिए हैं। जब काउंटिंग चल ही रही थी, लगभग निश्चित हो चुका था, फोन पर बात की, शायद विश्व के ऐसे पहले राजनेता हैं जो मोदी ने बात की। तो देखिए 2001 से 2006 तक तनावपूर्ण संबंध था, हम लोग देख ही चुके हैं। उसके बाद जो है राजनीतिक पुनर्गठन करना होगा 2024 के बाद, जो हटाया गया जो एपिसोड आया, तो भारत के लिए अवसर है कि एक राजनीतिक पुनर्गठन किया जाए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बीएनपी के जीत के बाद भारत का कूटनीतिक रुख क्या रहा कि आधिकारिक नतीजे घोषणा होने से पहले ही भारत ने त्वरित कदम उठाते हुए जो है इनको क्या किया, संदेश दिया। पीएम मोदी ने तारिक जो रहमान है उनको बधाई दिया और कहीं ना कहीं भारत की तत्परता का संकेत है। उसके बाद भारत ने इससे पहले खालिदा जिया के निधन के बाद कूटनीतिक पहुंच दिसंबर में बढ़ाई थी, शोक संदेश दिया था, एस जयशंकर गए थे वहां पे। उसके बाद देखिए बीएनपी का सुलहकारी नजरिया भी होता है, कई बार प्रचार के दौरान ही पता चल जाता है। ये पूर्व में हम लोग जब देखे थे कि जो मालदीव में भी चुनाव हुआ था, उसके बाद जो है मालदीव भारत विवाद आया था इससे 2-3 वर्ष पहले, तो जो पार्टी जीत कर आई थी वो बहुत ज़्यादा जो है विरोध किया था भारत, तो उसके कार्यों में भी दिखा। तो बीएनपी ने अभी तक भारत विरोधी बयानों से परहेज किया, खासकर देखिए चुनाव प्रचार के दौरान भारत विरोधी जो बयान से परहेज किया और उसके बाद धार्मिक समुदाय, सुरक्षा और एकता पर जोर देते हुए समावेशी लहजा को बनाया और दिल्ली और ढाका दोनों जगह को सकारात्मक रूप से जो है कहीं ना कहीं किया। बीएनपी ने अपने घोषणा पत्र में बांग्लादेश सबसे पहले पर केंद्रित किया और उसने कहा कि दोस्त हाँ मालिक नहीं, मतलब कि एक तरह से भारत के बड़े भाई की भूमिका या कहिए कि नियंत्रणकारी भूमिका को वो स्वीकार नहीं करते, लेकिन एक सच्चे दोस्त के रूप में स्वीकार करने की बात कही। उसके बाद जो है आंतरिक जो है मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात की। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का अभी तक का कोई ऐसा कदम नहीं है जिससे लगे
कि भारत जो है भारत के साथ तालमेल बैठाने या फिर भारत के विरोधी बयान की तरफ बीएनपी बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा कदम है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि भविष्य में जो है भारत और बांग्लादेश के संबंध और शेख हसीना टाइम में जैसा था वैसा ही प्रगाढ़ हो जाए। यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट था कि बांग्लादेश में संविधान सुधार के लिए एक रेफरेंडम करवाया गया जिसे नाम दिया गया जुलाई नेशनल चार्टर। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या था, बांग्लादेश के संविधान में जो कमियां थी या बांग्लादेश के लोकतांत्रिक प्रणालियां में जो कमियां थी उसको दूर करने के प्रयास करने के लिए बांग्लादेश में एक रेफरेंडम करवाया गया जिसको नाम दिया गया जुलाई नेशनल चार्टर। ये देखिए, ये जनमत संग्रह करवाया गया और इसको 180 दिन में लागू करवाने की बात की गई है कि इन सुधारों को 180 दिन में लागू करवाया जाए और इसके लिए 47 संविधान संशोधन की भी आवश्यकता होगी जिससे बांग्लादेश के संविधान में व्यापक परिवर्तन होगा। उसके अलावा देखिए, अंतरिम सरकार जो है सभी राजनीतिक दलों ने इस पर हस्ताक्षर किया 17। तो देखिए क्या क्या है, मूल जो बातें आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले बांग्लादेश में एक उच्च सदन, जैसे कि भारत में राज्यसभा है उस तरह से वहां पे गठन होना चाहिए। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए अधिकतम 2 कार्यकाल जैसा कि अमेरिका में है। ठीक है, और राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी, प्रधानमंत्री कभी भी आपात स्थिति की घोषणा करने के लिए कैबिनेट व विपक्ष के नेता की लिखित सहमति अनिवार्य कर गई है। संसद में डिप्टी स्पीकर के पद को अनिवार्य रूप से क्या करना चाहिए कि विपक्षी दलों को ही देना चाहिए। और देखिए, इस जनमत संग्रह में लगभग जो है 2/3 जो है 68% लोग ने पर मतदान किया है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जुलाई नेशनल चार्टर को लेकर बांग्लादेश में कदम उठाया जाएगा जिससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश के संविधान और बांग्लादेश के लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में सुधार देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि भारत को अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो निश्चित रूप से भारत जो है सबसे अच्छा चीज अपनाता है कि वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम करना चाहिए और नए गठबंधन की तलाश करना चाहिए। नए गठबंधन से हमारा आशय है कि भारत को म्यांमार के साथ, जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य से लगे, उसके साथ और बेहतर संबंध की तरफ जाना चाहिए। जैसे नेपाल हो गया, अन्य देश हो गया, उनको भी देखना चाहिए। उसके बाद विभिन्न गुटों से जोड़ना। भारत जो है सिर्फ अवामी लीग या किसी एक दल पर नहीं आश्रित रहे, बल्कि भारत जो है अपनी चिंताओं को लेकर अन्य दलों जो है, अन्य हित समूह हैं, उनके साथ भी भारत को बांग्लादेश में वार्ता करना चाहिए। कूटनीतिक चैनल हो, औपचारिक चैनल हो या अनौपचारिक चैनल हो, जिससे भारतीय हितों की रक्षा हो सके। जुड़ाव का विस्तार करना चाहिए। बांग्लादेश का जो है और ज्यादा क्षेत्रों में बढ़ावा देना चाहिए। भारत बांग्लादेश संबंधों को, सुरक्षा उपाय को बढ़ाना चाहिए। ये सब तो चीजें हैं कि हम दूसरे देशों में करेंगे, दूसरे देशों के साथ बायलैटरल करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है भारत को अपनी सीमा सुरक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए, चेकिंग पॉइंट बढ़ाना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं वो बेहतर रूप से सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। तो उसके अलावा जो है व्यापार, तकनीक का आदान प्रदान, कनेक्टिविटी, ये सब पर जोर देना चाहिए। उसके बाद जो है पिछले कुछ दिनों से भारत और बांग्लादेश के बीच FTA का बात चल रहा था, तो दोबारा इसको अच्छे से शुरू करना, व्यवहारिकता का काम करना, और उसके अलावा जो है पूर्व अनुमान करना कि क्या चीन और पाकिस्तान किस तरह का कोशिश कर रहे हैं भारत और जो बांग्लादेश के बीच कन्फ्लिक्टेड है उसका फायदा उठाने के लिए। और उसके बाद जो अमेरिका, यूके या अन्य भागीदारियों के साथ भी सहयोग करना महत्वपूर्ण है। उसके बाद खाड़ी देशों के साथ भी है आर्थिक स्थिरीकरण और अन्य चैनल के माध्यम से भी सहयोग पर कार्य करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीजें बांग्लादेश और भारत के रिश्तों के संबंध में हम लोग देखे हैं, तो जिसमें महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई है। तो यहाँ 2-3 चीज ध्यान रखना है कि भारत और बांग्लादेश के वर्तमान संबंध को लेकर में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्डली हमको लगता है भारत या बांग्लादेश, भारत या नेपाल
और SIR जो है, तीनों ही बहुत ही ज़्यादा हिट टॉपिक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो वीडियो में बताया गया उसको अच्छे से पूरा करिए। अभी हम लोग जो है एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश संबंधों पर छात्र आंदोलन के प्रभावों का आकलन करते हुए फरवरी 2026 में बांग्लादेश में संपन्न चुनाव के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में विद्यमान जो है अवसर एवं चुनौतियों का वर्णन करें। तो यहाँ आपके लिए जो चीज है, तो जैसे आप देखें, तो जैसे ही हम बोले तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे तो हमारा कुछ स्टेप बाय लिखेंगे। तो पहला जो है छात्र आंदोलन की चर्चा हम लोग करेंगे, कुछ भूमिका के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध 1971 में रहे हैं, या कुछ भौगोलिक स्थिति के साथ आप लोग भूमिका लिख दीजिएगा इसका, और वर्तमान समय में कुछ चर्चा कर दीजिएगा। तो पहला जो हम स्टेप लिखेंगे वो छात्र आंदोलन के कारण को बिंदुवार बता देंगे, और उसके बाद प्रभाव, जो चुनौतियां उभर कर आई, और यूनिस जो सरकार थे, जो अंतरिम सरकार, उसके दौरान जो चैलेंजेज उभर कर सामने आई उसको हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो हम लोगों का होगा वो फरवरी 2026 में जो बांग्लादेश का चुनाव परिणाम हुआ है उसकी संक्षिप्त चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि चुनाव परिणाम में BNP की जीत हुई है। और इसी के साथ थोड़ा सा आप अपने आंसर को और ज़्यादा डायनेमिक बनाते हुए जो है जुलाई सिटीजन चार्टर का भी जिक्र कर दीजिएगा, जिससे कि आप बताइएगा कि भविष्य में बांग्लादेश में सुधार होने की संभावना है। उसके बाद जो यहाँ हम लोग आएंगे तो अवसर जो है, तो जो यूनिस सरकार के दौरान चुनौतियाँ थी वो क्या थी, और अभी जो है अवसर और चुनौती दोनों हम लोग दर्शाएंगे कि ये सारी चुनौतियां जो है उभर कर सामने आई। और उसके बाद जो है एक पॉजिटिव नोट पे आप लोग जो है सकारात्मक नोट पे जो प्रश्न को खत्म करेंगे, कि सकारात्मक नोट हम लोग दिखाएंगे। कभी भी जब दो देशों का बायलैंग्वेज रिलेशन लिख रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि शुरुआत जो करते हैं वो उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करें, उनके संबंधों को बताए, उनका भौगोलिक स्थिति बताए, और जब हम अंत करें तो भले ही रिश्ते खराब हो लेकिन भविष्य में उन रिश्तों को और बेहतर होने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों से हम लोग देखते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध में जो मुख्य रूप से जो हम लोगों ने आज देखा, छात्र आंदोलन का कारण, उसके बाद शेख हसीना के पतन के बाद भारत पर प्रभाव, क्या चैलेंजेज हैं, अभी बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ है उसमें कौन जीता है, उसके बाद सिटीजन चार्टर को हम लोग ने, जुलाई चार्टर को देखा, और उसके बाद जो भारत की आगामी रणनीति हो सकती है उस पे हम लोगों ने चर्चा किया।
आगे भी अगर किसी अन्य टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए या और आप अगर चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाता रहूं, तो आप लोग जो है अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें सुझाव और भी जो चीज़ें हो बताते रहें, ताकि हम आने वाले वीडियो में और बेहतर तरीके से आप लोगों को और ज़्यादा उपयोगी बना सके। और एक बार फिर से हम आप लोगों को कहेंगे, अंतिम 1.5 महीना बचा हुआ है, तो निश्चित रूप से पूरे तन मन धन से लगिए, ताकि जो है आप अपने एग्जाम को और बेहतर तरीके से करिएगा। और एक और सुझाव आपको बता दे रहे हैं कि आप परीक्षार्थी हैं, आप बार बार ये रटने की अपेक्षा कि करंट कैसे पढ़े सभी से पूछने की अपेक्षा आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको देखिए, समझिए, चीज़ों को खंड वाइज बांटिए और उसको एक एक टॉपिक करके याद करिए। क्योंकि पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, जब हम पहला स्टार्ट किए थे इस सीरीज का, कि आपको पता होना चाहिए कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और एक एक करके चीज़ों को आप खत्म कीजिए। तो इसी सब जो है सुझाव के साथ आप लोग लगे रहिए। हम भी समय समय पर जो हमको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेगा उसके साथ हम आते रहेंगे, और इसके बाद कुछ योजनाओं को भी हम लोग आप लोगों के समक्ष लेकर आएंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबको जो है शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।